हेलो, नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एनसीईआरटी के इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं आप सभी के साथ शिवानी झा और इस वक्त आप हम सभी को देख रहे हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 9 पर। आप सभी को बता दें कि आज हम बच्चों के लिए लेकर के आए हैं सोशल साइंस का सब्जेक्ट। जो टॉपिक रहने वाला है आज वो है बहुत ही खास, फ्रांस की क्रांति पार्ट 1। और ये जो कक्षा है ये क्लास 9 के बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं। और आप सभी को बता दें कि इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, जो आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ आज स्टूडियो से मौजूद हैं मिस्टर अमित कुमार ठाकुर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सत्र में। सभी बच्चों को भी प्यार भरा नमस्कार, और उनके अभिभावक जो देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, और हमारे जो साथी अध्यापक देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। बिल्कुल। तो जैसे कि आप सभी को बता दें कि अमित सर हैं, ये लेक्चरर हैं हिस्ट्री के ASOSE गांधीनगर दिल्ली से। अब इसी के साथ आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहें तो हमारे इस सत्र का, हमारे इस सेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। लेकिन वो कैसे? तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इसके साथ ही आप हमें ईमेल आईडी पर भी हमें मैसेज लिख सकते हैं। तो हमारा फ़ोन नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 8800040559। इसके अलावा जो ईमेल आईडी है वो है dth.class9@ciet.nic.in। ये सभी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप हमसे इस सत्र में हमारे साथ जुड़ करके हिस्सा बन सकते हैं। अब बच्चों, क्या आप जानते हैं कि क्रांति क्या होती है और क्रांति की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है, फ्रांस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस की क्रांति आखिर क्यों हुई थी, ज़रूरत क्या थी। तो अगर मैं क्रांति की बात करूं आप सभी से, क्रांति की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें लगता है कि हमारे देश में या कहीं पर जो है बदलाव की ज़रूरत होती है। किस तौर पर? तो वो समाज में सामाजिक बदलाव हो सकते हैं, आर्थिक बदलाव हो सकते हैं, या फिर राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो है ज़रूरत पड़ती है क्रांति की। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था, और इसको हम जैसे कि और भी बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आखिर इसकी नीड क्यों थी? तो सबसे पहले तो सर से जो है मेरा सवाल यही रहने वाला है कि सर, आज जो है ये टॉपिक हम लेकर के आए हैं, तो कक्षा 9 के बच्चों को ये फ्रांस की क्रांति पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इस पर बताइए। जी जी। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास के दुनिया में नज़र डालें, अपनी कक्षा में ही सबसे पहले नज़र डालें, और आप बाकी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर भी नज़र डालें। आपको क्या दिखाई देता है? क्या आज सभी प्रकार के बच्चे आपकी कक्षाओं में, स्कूलों में आपको दिखाई देते हैं? किसान का बच्चा भी स्कूल में है, मजदूर का बच्चा भी स्कूल में है, उद्योगपति अमीर व्यक्ति का बच्चा भी स्कूल में है, प्रधानमंत्री का बच्चा भी स्कूल में है। यानी अब स्कूल सभी बच्चों के लिए खुले हुए हैं। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा ही रहा था? क्या 18वीं शताब्दी में भी स्कूल और ऐसी तरह की दूसरी सुविधाएं क्या सभी लोगों के लिए उपलब्ध थीं? तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं था। हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो जिन्हें प्रिविलेजेस कहते हैं, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो थे, केवल उन्हीं को जीवन की सुविधाएं उपलब्ध थीं। वही उन्हीं के पास अवसर थे, उन्हीं के पास अपॉर्चुनिटीज़ थीं पढ़ने की, आगे बढ़ने की। और जो आम लोग थे उनके पास ऐसा नहीं था। तो ये जो बदलाव आया है 18वीं शताब्दी से आज की दुनिया में, कि तब केवल अमीर लोगों के, जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोगों के बच्चे हैं, वो ही पढ़ पाते थे, उन्हीं के लिए स्कूल थे, और आज सभी के लिए स्कूल हैं। तो ये जो बदलाव आया है, उस बदलाव को लाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है फ्रांस की क्रांति की। तो इसलिए फ्रांस की क्रांति को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने हमारे, केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सोच को बदल दिया और एक नई दिशा दी, जिससे पूरा समाज बदला, केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी जगहों पर। इसलिए फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों, एक बात मैं आपको और पूछूंगा। अब आप ये देखें जरा, आप अपने मॉनिटर पे देखेंगे, आप अपने मॉनिटर पे देखिए कि ये 18वीं शताब्दी का यूरोप है। इसमें आपको किस तरह का यूरोप का जो देश हैं उनका मैप किस तरह का दिखाई दे रहा है। और अब 18th सेंचुरी के बाद के, अब 20th सेंचुरी के यूरोप को आप देखिए,
तब इसके नक्शे में, तब इसके मैप में कितना बदलाव दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरे यूरोप का जो पॉलिटिकल मैप बदल दिया, वो उसके पीछे की जो महत्वपूर्ण घटना है वो भी फ्रांस की क्रांति है। तो इन दो मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए कि इसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरीके से सभी क्षेत्रों में जो सोच थी लोगों की वो बदल दी, यूरोप का पूरा जो राजनीतिक मानचित्र बदल दिया, और इसकी वजह से दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटी उन सब का आधार जो घटना बनी वही फ्रांस की क्रांति है। इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि ये बच्चों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और जैसे कि बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस क्रांति यानी हम कहें तो बदलाव, और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को अवसर मिले, और जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर कही हैं कि सब लोग अब हम एक साथ मिलकर पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, हर जगह रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सर ने ये तो बता दिया आप सभी को कि फ्रांस क्रांति की आखिर ज़रूरत पड़ी क्यों थी और हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है। लेकिन अब चलिए हम सीधा जानेंगे सर से कि सर ये फ्रांस क्रांति आखिर है क्या, और इसको आप कैसे करके जो है हम बच्चों तक पहुंचाएंगे और इसको इजी वे में कैसे समझाएंगे। जी, बहुत ये जानना जरूरी है कि आखिर फ्रांस की क्रांति है क्या, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं उसका मतलब क्या है। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए मैं, क्योंकि आप देखो इतिहास पढ़ने का जो सबसे अच्छा जो एक पक्ष है, वो फायदा जो है वो ये है कि हम एक टाइम मशीन में बैठ जाते हैं और एक समय यात्री बन जाते हैं, और आज की दुनिया से उठकर पीछे की दुनिया में पिछले कई सालों, सैकड़ों सालों, हजारों सालों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो आज मैं वैसे ही आपको एक टाइम या ट्रैवलर बनाकर, समय यात्री बनाकर, टाइम मशीन में बैठाकर ले जाना चाहता हूं फ्रांस की राजधानी पेरिस। लेकिन ये जो पेरिस है वो आज का पेरिस नहीं है, बल्कि 14 जुलाई 1789 का पेरिस है। तो उस पेरिस में एक बड़ा विद्रोह हो गया था, लोग सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने बेस्तील का फोर्ट, जो मैं आपको उसका चित्र भी दिखाता हूँ बेस्तील फोर्ट का, ये देखिए। तो इस बेस्तील, ये जो एक किला था जिसको एक जेल के तौर पर फ्रांस का राजा इस्तेमाल करता था, तो क्रुद्ध जनता ने, आक्रोशित जनता ने इस बेस्तील के किले को तोड़ डाला, इसको नष्ट कर डाला, और इसमें जो कैदी बंद थे उन कैदियों को छुड़ा डाला। ये जो घटना हुई ये पूरे विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, और यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और फिर इस घटना के बाद यानी फॉल ऑफ बेस्तील के बाद फ्रांस में बड़े पैमाने पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हुए। तो इस पूरे घटनाक्रम को जो बेस्तील के फॉल से स्टार्ट हुआ था, बेस्तील के पतन से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में बड़े भारी बदलाव हुए पूरे फ्रांस में, इस पूरे घटनाक्रम को हम फ्रांस की क्रांति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इस फ्रांस की क्रांति के बारे में जब हम बात करेंगे तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये 14 जुलाई 1789 से स्टार्ट हुई थी बेस्तील के किले में। उस दिन हो क्या रहा था? उस दिन वास्तव में पूरा जो पेरिस था, 14 जुलाई 1789 को जो पूरा पेरिस था, वो पेरिस पूरे तनाव की स्थिति में था। यानी सभी लोग, सर जैसे कि हम लगातार बने हुए हैं और हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बच्चे का जो है कोई जुड़ा हुआ है हमसे, व्यूअर, और उसका जो है सवाल भी आया है। तो चलिए पहले उनका सवाल का हम जवाब दे देते हैं। जी, तो हमारे साथ इस वक्त कौन से व्यूअर हैं, दर्शक हैं जो देख रहे हैं और उनका सवाल है, तो वो हमें अपना सवाल बताएं। क्या आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? जो भी दर्शक हैं अभी जो हैं हमें जिस तरीके से, कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं अपने इस विषय की तरफ और आगे हैं। दोबारा से आप ट्राई कीजिए, जो भी दर्शक हमसे पूछना चाह रहे थे सवाल, तब तक के लिए सर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो वो 14 जुलाई 1789 का जो दिन था, सुबह से ही बड़ा तनाव था पूरे पेरिस में। सारे लोग वहाँ के तनाव में थे। जो लुई 16 जो वहाँ का राजा था, उसने मिलिट्री को, ट्रूप्स को आज्ञा दे दी थी कि वो ऑर्डर दिया था कि वो शहर के अंदर आ जाएं। लोगों को इस बात का डर था कि अब वो नागरिकों पर फायरिंग शुरू करवाएगा जो वहाँ का राजा है। तो इस तनाव में इसी जो मतलब जो इस डावाडोल स्थिति बनी हुई थी, लोग बड़े आशंकित थे, डरे हुए थे, भयभीत थे और आक्रोशित थे। तो इसी पूरी स्थिति में लगभग 7,000 स्त्री पुरुष जो पेरिस में टाउन हॉल है उसके सामने इकट्ठा हो गए, और उन्होंने निश्चय किया कि वो एक जनसेना यानी पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे, और इसके यानी वो
किंग के खिलाफ, राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे, उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। और इसके लिए उन्हें हथियारों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने आसपास की सरकारी बिल्डिंगों में तलाशी शुरू की, उन पे हमला कर करके कि कहीं से हथियार मिल जाएं, लेकिन उनको वहाँ से तो कहीं से कोई हथियार मिल नहीं रहा था। फिर अचानक से किसी ने सूचना दी कि ये जो हथियार हैं ये बेस्तील का किला, जो पेरिस के पूर्वी भाग में बाहर की तरफ स्थित है, वहाँ मिल सकते हैं। तो हजारों की भीड़ बेस्तील के किले की तरफ बढ़ चली। और जब इन्होंने बेस्तील के किले को चारों तरफ से घेर लिया तो बेस्तील किले के जो रक्षक थे उन्होंने इन पर फायरिंग की। लड़ाई शुरू हो गई आम जनता और बेस्तील के किले के रक्षकों की, और इस लड़ाई में बेस्तील के किले के सारे रक्षक और उनका कमांडर मारा गया। और जनता बड़े हर्षोल्लास के साथ इस बेस्तील के किले के अंदर घुस गई और उसने जो उसके अंदर कैदी बंद थे उन कैदियों को छुड़ा डाला। तो हालांकि उसमें 7 कैदी ही थे, लेकिन ये घटना अपने आप में विश्व इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण और महान घटना के रूप में मानी जाती है, क्योंकि बेस्तील राजा के तानाशाही शक्तियों का प्रतीक था। और जब जनता ने उस तानाशाही शक्तियों के प्रतीक को ध्वस्त कर दिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली, तो ये माना गया कि दुनिया भर से तानाशाही की समाप्ति हो रही है और लोगों का राज आ रहा है। ये इस घटना का ये महत्व था। तो फिर उस किले को जनता ने इतने गुस्से में थी कि उन्होंने उस बेस्तील के किले को पूरा तोड़ डाला, और उसके जो पत्थरों के टुकड़े थे वो भी बाजारों में बेचे गए, उनको बेचा गया। इस बात के ये वो एक तरह से वो निशानी थी कि तानाशाही का अंत हुआ। तो जो लोग इस महत्वपूर्ण घटना की यादगार सजो कर रखना चाहते थे, उन्होंने उन बेस्तील के किले के पत्थरों को निशानी के तौर पर खरीदा। और फिर जब बेस्तील के किले पर जनता का अधिकार हो गया, उसको नष्ट कर दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में उसके बाद पूरा जो न केवल पेरिस में बल्कि फ्रांस के और अन्य हिस्सों में भी बड़ी तेज़ी से दंगे फैल गए, लोग सड़कों पे आ गए और वो जगह जगह पर लूट मार करने लगे, अनाज के भंडार लूटने लगे, सरकारी संपत्तियों को लूटने लगे। और इस तरह से ये पूरी चेन जो थी, जिसमें हम कह सकते हैं हिंसा की, विद्रोह की, विप्लव की, ये चारों तरफ पूरे फ्रांस में फैल गई थी। अधिकांश लोग इस बात से गुस्सा थे कि जो स्टेपल फूड है, ब्रेड, डबल रोटी, वो इतनी महंगी हो रही है कि आम लोग की पहुंच से बाहर है और आम लोग अपना पेट भरने के लिए डबल रोटी तक नहीं खरीद पा रहे, इसलिए ज़्यादातर लोग गुस्सा थे। तो ये पूरी घटना यहाँ से शुरू हुई और उसके बाद जो घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला शुरू हुई। इन सारी घटनाओं, इस पूरे घटनाक्रम को ही फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। तो सर, अगर हम यहाँ पर कारण की बात करते हैं, जबकि फ्रांस की क्रांति आखिर शुरू क्यों हुई, क्या कारण था कि लोगों में इतना विद्रोह आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने किले पर जो जाकर है कब्जा किया और उसके बाद वहाँ सबको हरा दिया, राजा को भी। तो इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उससे पहले सर एक और हमारे पास कॉल आ रही है दर्शक की, जिनका नाम सुरेंद्र है। तो सुरेंद्र जी, आपका जो भी सवाल है आप हमें बताएं और उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। तो आप अपना सवाल बताएं। अब क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सुरेंद्र जी? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ जी सर। मैं ये जानना चाह रहा था जी सर से, जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरी दुनिया में क्या मोटो है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सुरेंद्र जी। सुन पा रहा हूँ मैं। जी जी, क्वेश्चन है कि फ्रांस रेवोल्यूशन का पूरी दुनिया में क्या मोटो है? जी, तो बहुत ही अच्छा सवाल है और सभी बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए। पूरी दुनिया में फ्रांस की क्रांति जिस मोटो, जिस नारे से जानी जाती है, वो है इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये संदेश फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया के सामने फैलाया। मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ फ्रांस की क्रांति का संदेश। आप अपने मॉनिटर पर देखिए, स्क्रीन पर, तो यहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया और इस संदेश को दुनिया भर के देशों ने, वहाँ की सरकारों ने अपनाया और अपने कामकाज के तरीकों में सुधार किया। और बच्चों, आपको याद होगा कि हमारे देश का संविधान हमारी संविधान सभा ने लिखा था। तो जब हमारे देश की संविधान सभा में बैठे हुए संविधान निर्माता देश हमारे भारत का संविधान बना रहे थे, तो उनके सामने भी यही मोटो था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है, उसमें भी इन शब्दों का इस्तेमाल है। और जो हमारे संविधान का डिज़ाइन है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, डायरेक्टिव
प्रिंसिपल्स हैं और अनेक प्रकार के जो दूसरे प्रावधान हैं, वो सब इन्हीं शब्दों, इसी नारे को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसलिए ये जो नारा है पूरी दुनिया के लिए है, केवल फ्रांस के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया मानवता के लिए है कि सभी लोग लिबर्टी यानी स्वतंत्र रहेंगे, सभी लोग इक्वल रहेंगे और सभी लोगों में भाईचारा यानी भ्रातृत्व की भावना, बंधुता की भावना, फ्रेटर्निटी की भावना रहेगी। बिल्कुल सर। तो जैसा कि सुरेंद्र जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे दर्शक, आपका जवाब आपको मिल गया होगा और आशा है कि बिल्कुल सही जवाब जो है आपको मिला होगा यहाँ पर। और चाहें तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और अपने सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से जानिए। तो चलिए फिर अब चलते हैं अपने सेशंस में आगे। और सर जैसा कि कारणों के बारे में बात करें। जी जी। तो अब हम कारणों पर बात करेंगे, तो वो बताइए आप कारण। तो प्यारे बच्चों, हिस्ट्री आप जब भी पढ़ें, किसी भी घटना के बारे में जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो उसके बारे में हमें 3 सवाल पूछने चाहिए। व्हाट, क्या है ये घटना? तो इसका उत्तर तो हमने दे दिया कि फ्रांस की क्रांति क्या थी। वो एक पूरे जब 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल किले के पतन के बाद से जो एक लंबा घटनाक्रम चला था, उस पूरे घटनाक्रम को फ्रांस की क्रांति कहते हैं। तो व्हाट का जवाब दे दिया था हमने। और अब बात है कि व्हाई, यानी ये घटना हुई क्यों। तो अब वो कारणों पर हम विश्लेषण करेंगे कि फ्रांस की क्रांति के क्या क्या महत्वपूर्ण कारण रहे थे। और फिर होती है हाउ, यानी कैसे, तो यानी उसमें क्या क्या घटनाक्रम चला, उस पर डिस्कशन किया जाता है। तो पहले अभी हम वाई पर आ रहे हैं कि आखिर फ्रांस की क्रांति हुई तो हुई क्यों, उसके क्या कारण थे। तो वैसे तो जो सारे कारण होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनका आपस में घालमेल होता है, लेकिन फिर भी अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए और समझ को आसान बनाने के लिए हम इन कारणों को अलग अलग वर्गों में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो फ्रांस की क्रांति के भी अनेक कारण थे, अब उनको हम सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो कारण था फ्रांस की क्रांति के होने का, वो थे आर्थिक कारण यानी इकोनॉमिक कॉजेस। 1774 में जो फ्रांस का नया राजा बना लुई 16, वो उस समय 20 ईयर्स का, केवल 20 साल का नौजवान था, अनुभवहीन था और योग्य भी नहीं था, अयोग्य किस्म का व्यक्ति था। और ऐसी उसकी पत्नी थी मैरी एंटोनेट, जो एक ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस थी। तो इसलिए ये दोनों ही ऐसे थे जो कि अनुभवहीन थे और जो योग्य नहीं थे। और जो उस समय फ्रांस की परिस्थितियां बन रही थीं वो इतनी भयंकर थीं कि जो एक बहुत अनुभवी और योग्य राजा हो, उसके लिए भी उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल था। तो ये अयोग्य लोगों के लिए तो बड़ा ही संकट का समय था और इसलिए ये फ्रांस की क्रांति को संभाल नहीं पाया और ऐसी घटना घटी। तो अब मैं जो आर्थिक कारणों की मैं बात कर रहा हूँ, तो आर्थिक कारणों में हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस उस समय भारी आर्थिक कर्जे में डूबा हुआ था, क्योंकि उसने जो ब्रिटेन की 13 उपनिवेश थे, 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की, उनको ब्रिटेन से आज़ाद होने में मदद की थी फ्रांस ने। क्योंकि ब्रिटेन उसका दुश्मन था फ्रांस का, तो वो अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने उसकी 13 कॉलोनी अमेरिका को आज़ाद करवा दिया, तो जिससे ब्रिटेन कमज़ोर हो जाए। अपने इस उद्देश्य में फ्रांस सफल तो हो गया, लेकिन इस पूरे युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका का जो ये युद्ध चला, उस पूरे युद्ध में फ्रांस का पूरा खजाना खाली हो गया, पैसे ख़त्म। दूसरी तरफ जो फ्रांस के खर्चे थे वो पूरे शाही थे। जो वर्साय का शाही महल था और जो फ्रांस का राज दरबार था, वो बड़े वैभवपूर्ण, बड़े ही शान और शौकत वाले थे, जिनके रख रखाव पर ही बहुत पैसा खर्च होता था। तो खजाना खाली हो चुका है और इतने शाही खर्चे मुँह बाए खड़े हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि जब फ्रांस का और ब्रिटेन का युद्ध हुआ, तो इस युद्ध को फाइनेंस करने के लिए उन्होंने, यानी फ्रांस के राजा ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था मनी लेंडर्स से। अब मनी लेंडर्स ने इसका फ़ायदा उठाया इस स्थिति का, उन्होंने 10% इंटरेस्ट मांगना शुरू कर दिया। तो बहुत सारा जो फ्रांस का बजट था वो इंटरेस्ट चुकाने में ही खर्च होने लगा। तो इस वजह से जो दूसरे रूटीन खर्चे हैं, जैसे सेना को संभालने का खर्चा, पुलिस के मेंटेनेंस का खर्चा, दरबार के खर्चे, यूनिवर्सिटी, सरकारी ऑफिस चलाने के खर्चे और जो नॉर्मल जो सरकार चलाने खर्चे होते हैं, उन सारे खर्चों को पूरा करने के लिए अब उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। तो इस वजह से बड़ी आर्थिक संकट की स्थिति थी। तो ऐसे में जो लुई 16 है, राजा है, और उसके जो दरबारी हैं, उन्होंने एक उपाय सोचा कि भाई क्यों ना हम टैक्स बढ़ा दें, खजाने को भरें और जो हमारे खर्चे हैं उनको पूरा करें। तो लेकिन ये जो टैक्स बढ़ाने का जो उनकी योजना थी, ये लगभग असफल ही होनी थी, क्योंकि जो टैक्स का बर्डन है
वो केवल वहाँ के जो थर्ड एस्टेट पर ही पड़ता था, बाकी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट कोई टैक्स नहीं देते थे। तो जो पहले से ही टैक्स के अंदर दबे पड़े थे थर्ड एस्टेट के लोग, जिनकी कमाई का एक एक हिस्सा, एक एक बड़ा हिस्सा जो पहले ही टैक्सों के तौर पे लोग जो सरकार और जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट लूट के ले जाते थे, अब उनके पास बचा ही क्या था जो वो टैक्स ने। तो जब लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने की सोची और ये कोशिश की, तो इससे वहाँ की जनता भड़क उठी और वहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये थे आर्थिक कारण। तो ये मुख्य कारण ये भी था मुख्य सर। कारण था। हाँ। और तो हाँ जी, और इसके अलावा अब दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो सामाजिक कारण है, सोशल। तो एक्चुअल में जो फ्रांस 1789 से पहले जो समाज और वहाँ की जो फ्रांस का समाज और वहाँ की जो संस्थाएं थी, उन्हें ओल्ड रिजीम कहा जाता था, पुराना राजतंत्र। और वो फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद पर आधारित था, जिसमें आम जनता का शोषण होता था और जो ऊपरी क्लास है वो बड़े आराम से प्रिविलेज के साथ, विशेषाधिकारों के साथ रहती थी और एंजॉय करती थी। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसे मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ये देखिए, तो फ्रांस का जो समाज था वो इस तरह से 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी यानी चर्च के लोग थे, सेकंड में नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग था, यानी कि जो राजा के जो दरबारी और लॉर्ड्स वगैरह थे वो थे, और थर्ड एस्टेट में आम लोग थे। लेकिन ये जो आम लोग थे यानी थर्ड एस्टेट था, ये भी कोई होमोजीनियस वर्ग नहीं था, इसमें भी अलग अलग वर्ग थे। इसमें बिग बिजनेसमैन भी थे, मर्चेंट्स भी थे, कोर्ट ऑफिशियल भी थे, लॉयर भी थे, पीजेंट और आर्टिजन भी थे, और स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स भी थे। तो इस तरह से ये जो हमारा वहाँ की फ्रांस का जो समाज था, उसमें से 90% लोग किसान थे, पीजेंट्स थे। लेकिन उनके पास, उनमें बहुत कम ही लोग ऐसे थे, ऐसे किसान जिनके पास अपनी ज़मीन थी। तो यानी लैंडलेस लेबर के तौर पर ही वो किसान काम करते थे। जबकि 60% ज़मीन जो थी वो चर्च, नोबल्स और जो थर्ड एस्टेट के अमीर लोग थे उनके पास थी। तो एक तरह से बड़ा अनइक्वल समाज था जो हमारे वो था फ्रांस का। और उससे भी ऊपर जो बड़ी ख़राब बात थी वो ये कि जो इसमें फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे यानी क्लर्जी और नोबिलिटी, उनके पास विशेष अधिकार थे, प्रिविलेजेस थे। और इन प्रिविलेजेस का मतलब ये था कि उन्हें सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होता था। अब खुद तो टैक्स नहीं देना, लेकिन वो दूसरे लोगों यानी कि थर्ड एस्टेट के लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। तो ये भी यानी राजा भी थर्ड एस्टेट को चूस रहा है टैक्स ले लेके, और ये फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग भी टैक्स ले लेके तय हुए हैं। जैसे हम ये कहें कि चर्च जो था वो आम लोगों पे टाइथ नाम का टैक्स लगाता था, यानी जो किसान की उपज होती थी उसका 10% हिस्सा जो टाइथ के रूप में वो ले लेता था। तो इसी तरह से जो फिर जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे वो अपने जो पीजेंट्स थे उनसे तरह तरह के टैक्स लेते थे, उनको अपने घरों में फ्री में काम करवाते थे, अपने खेत में काम करवाते थे, और साथ ही साथ अपनी सेना में ज़बरदस्ती भर्ती करते थे, उनसे सड़कें बनवाते थे। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि आम लोगों का बड़ा शोषण हो रहा था। और ऐसी स्थिति में ही जब राजा ने कहा कि भाई हम टैक्स और बढ़ाएंगे, तो ये टैक्स का बर्डन जो है वो आम लोगों पर ही पड़ना था। इससे वो लोग बड़े नाराज हुए, उत्तेजित हुए और उन्होंने क्रांति की तरफ कदम बढ़ाया। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे तरीके से सर आपने कारण भी बताया कि क्रांति की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। और ये भी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यानी फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे विश्व में लोगों ने ये समझा कि क्यों यहाँ पर जो है क्रांति की ज़रूरत है और अपने हक के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, यही था। तो यहाँ पर दर्शकों आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और हाँ, अभी है सबसे पहले सर का हम धन्यवाद करेंगे कि इतने अच्छे तरीके से सर ने ये पूरा चैप्टर आप सभी को समझाया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी को नमस्कार। और अपनी एनसीईआरटी किताब भी आप पढ़ें। अभी तो थोड़ा सा ही हुआ है, अगले कार्यक्रम में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, ज़रूर। तो यहाँ पर जितने भी दर्शक आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी भी लगता है कि आपके मन में कोई भी सवाल रह गया है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल करिएगा, और या फिर चाहें तो आप ईमेल के जरिए भी हम तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद भी कई कार्यक्रम हैं जो आप हमारे PM ई विद्या के चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए उनके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो आप 3 बजे से देखेंगे चैनल नंबर
नंबर 10 पर, जो कि रहेगा विषय संस्कृत। इसके बाद आप 3:30 बजे देखेंगे चैनल नंबर 10 पर क्लास 10 के बच्चों के लिए साइंस का सब्जेक्ट रहने वाला है। एंड इसके बाद आप 2:30 से 4 बजे तक साथी अभी भी देख सकते हैं चैनल नंबर 6 और 11 पर, जो रहेगा परिचर्चा का सेशन। इसके बाद आप 4 से 5 ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ेंगे, जो हमारे आएगा चैनल नंबर 6 से लेकर के चैनल नंबर 12 पर, और टॉपिक रहेगा एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI। इसके बाद 5 से 5:30 आप सहयोग के सत्र के साथ जुड़ेंगे चैनल नंबर 6 से 12 पर। और क्योंकि आज फ्राइडे है यानी शुक्रवार, तो हम आप सभी के लिए नीपा का प्रोग्राम भी लेकर के आएंगे, जो 5:30 से 6:15 बजे तक आप देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां थी पूरे सेशन से रिलेटेड कि इसके बाद आप कौन कौन से कार्यक्रम हमारे साथ जुड़ करके देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से, जो आप सभी हमारे साथ आखिरी तक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।